ठीक है, चले तो देखो आप ध्यान से सुना आप लोग। पिछली क्लास में अब बातें नहीं करना है, बोर्ड पे देखें आप सब लोग। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी पढ़ना शुरू किया था, याद है आपको? अच्छा बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या क्या समझा दिया था मैंने आपको? नालायकों, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या समझा दिया था आपको? अरे डोपिंग का मतलब लिखा दिया था क्या मैंने? चलो बताओ क्या होती है डोपिंग? चले अब आप सब लोग बातें करना बंद करें, एक बार बोर्ड पे देखेंगे बेटा सब लोग, बातें करना बिल्कुल बंद करते पहले तो आप लोग, है ना? चले तो देखो पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझ दिया था एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ पहले, और फिर अपन उसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये क्या समझ दिया था पिछली क्लास में मैंने? पिछली क्लास में क्या समझा दिया था मैंने? कैसे नहीं आई थी तू पिछली क्लास में? आई तो थी ना? क्या 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 खड़ी होकर बता एक बार। हाँ हाँ, डोपिंग का मतलब क्या होता है ये बता दो मेरे को। क्या तू बता दे, फिर भी नहीं बता भाई ये। हाँ 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 हाँ, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ऐड करते हैं? जो बोल रहे हैं ना उससे बोल कि पूरा बोल, आधा अधूरा बोल रहे हैं तो आधा अधूरा सुन पा रही है, उससे बोल पूरा बोल, फिर बताएगी वो। हाँ हाँ बताओ। हाँ झूठ बोल रहे हैं। ये तो बात सही है। ये टैलेंट कौन सा है पहले तो पूरी क्लास होते हुए निकाली थी बात वाली तूने, फिर भी ये कैसे याद रह गया? अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, इधर देखो आप लोग, अब इधर बोर्ड पे देखे आप लोग इधर। घर पे भी ऐसे ही करती है क्या? घर पे भी ऐसे ही रहता है अपना, है ना? नहीं मतलब घर वाले कुछ कहते हैं तो वैसे ही चलता है अपना, अभी जैसे चल रहा था। आदत हो गई घर वालों को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखिए आप लोग अब। तो पूरा फोकस इधर रखें आप अपना, ध्यान से सुने। देखो पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझा दिया था एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर अपन उसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे हेडिंग लिखा चुका हूं मैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके पहले क्या क्या समझा दिया था एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ उसको। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अंदर मैंने समझाया था कि जो सिलिकॉन क्रिस्टल है मान लीजिए हमारे पास, तो सिलिकॉन क्रिस्टल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। और अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना, आपको डेटा भी यहाँ पर लेने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। सिलिकॉन जो क्रिस्टल होता है ना, सिलिकॉन जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब की। ये सिलिकॉन क्रिस्टल की बातें नहीं बेटा, सिलिकॉन क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन क्रिस्टल के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो है वो 10⁻28 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 10⁻28 एटम्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर होते हैं। ये सिलिकॉन क्रिस्टल की डेंसिटी होती है, ठीक है? अच्छा, और आप ये जानते हैं कि जो सिलिकॉन एटम होता है वो टेट्रावेलेंट एटम होता है। टेट्रावेलेंट एटम होने का मतलब हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हर एक सिलिकॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और ये एटम्स आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और जब एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बन जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो हर एक सिलिकॉन एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर करेगा, और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बना लेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखो इस क्रिस्टल में हर एक एटम क्या कर रहा है, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुने, अगर अपन रूम टेम्परेचर पर बात करें, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर की अगर अपन बात करें, तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है कि 10 की पावर 12 एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और आप इस बात को जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ गया, सब कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि चलो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड के अंदर जो वैकेंसी बनती है उस वैकेंसी को क्या आप होल बोला करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि देखो सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो करेगा और ये होल भी करंट का फ्लो करेगा। बोलो मामला क्लियर है? तो चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि देखें आपके पास जो सिलिकॉन क्रिस्टल है ना, आपके पास जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसके पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो है वो 10 की पावर 28 एटम्स। सवाल का आंसर ध्यान से करना, सिलिकॉन क्रिस्टल के पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो है कितने एटम्स हैं, 10 की पावर 28। और रूम टेम्परेचर पर अगर आपने क्रिस्टल को रखा हुआ है तो 10 की पावर 12 एटम में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ गया तो बताइए क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने से क्या एक होल का जनरेशन हो गया? तो बताइए इसमें 10 की पावर 12 एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक होल इसमें रहेगा। अच्छा, आपके पास क्रिस्टल में कितने एटम है? 10 की पावर 28 एटम से। तो बताइए इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने होल्स होंगे? बहुत बढ़िया, बस 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 बस। अबे नालायकों, पहले तो मेरी बात सुनो, पहले तो मेरी बात सुनो, आप लोग इधर देखो पहले आप लोग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर 10 की पावर 2 रुपीज में अगर 1 चॉकलेट आती है तो 10 की पावर 4 में कितनी आएंगी? 2। 10 की पावर 6 में कितनी आएंगी? 3। 10 की पावर 8 में कितनी आएंगी? 4। झापट पड़ेगी एक। इधर देखो पहले तो तुम लोग, है ना, मैथ सही करो पहले तो अपनी। 100 रुपए में अगर एक तुम्हारा आंसर बताता हूँ पहले मैं, इधर देखो तुम्हारा आंसर समझाता हूँ पहले मैं। 100 रुपए में अगर एक चॉकलेट आ रही है, 10,000 में 2 आ रही है, 10 लाख में 3 आ रही है और 10 करोड़ में 4 आ रही है। ये आंसर कर रहे हो तुम लोग, मैथ सही करो पहले अपना। तुम यही आंसर कर रहे हो अभी, ध्यान से सुनो आप लोग। तुम ऐसे दिमाग लग, अभी ये 10 की पावर में चल रहा है, 2 रुपए में 1, 4 रुपए में 2, 6 रुपए में 3 और 8 रुपए में 4। ये वो वाली कैलकुलेशन नहीं है, 10 की पावर वाली कैलकुलेशन नहीं है। पहले इसको सही करो आप अपना कैलकुलेशन को, समझ के बात को। अगर 10 की पावर 2 में अगर 1 आ रहा है ना, तो 10 की पावर 4 के अंदर आएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 6 में आएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 में आ जाएगा 10 की पावर 6। समझ के बात को? तो इधर देखो, यहाँ पर तुम ये गलती कर रहे थे। देखो सर, 10 की पावर 12 में एक होता है ना फ्री, 10 की पावर 12 में एक होता है फ्री, तो सर 10 की पावर 28 के अंदर 2 से ज्यादा 3 से कम, है ना। ये 10 की पावर है, 12 में एक फ्री नहीं हो रहा, 10 की पावर 12 में एक फ्री हो रहा है। तो मुझे ये नहीं जानना 28 में कितने आ रहे हैं, 10 की पावर 28 में कितने आ रहे हैं ये जानना है। तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे कि 10 की पावर 12 एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो आपको जानना है कि 10 की पावर 28 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो 10 की पावर 28 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे अगर ये जानना है, तो 1/10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 28, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 16। तो इधर देखो आप लोग, अब ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आपके पास जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसमें एटम्स की डेंसिटी होती है 10 की पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स होते हैं सिलिकॉन के? 10 की पावर 28 एटम्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होते हैं। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 12 एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब एक वैकेंसी का क्रिएट होना, मतलब एक होल का भी बनना। तो रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 12 एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल भी होगा। लेकिन अपन पूरे क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे क्रिस्टल में मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 की पावर 28 एटम्स है। तो बताइए पूरे क्रिस्टल में अगर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो बताइए 10 की पावर 28 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे? 10 की पावर 16। तो पूरे क्रिस्टल के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। और 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए तो 10 की पावर 16 वैकेंसी भी तो बनी होंगी। तो 10 की पावर 16 भी क्या होंगे? होल्स। और वैसे भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है।
इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बोलने का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताइए प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या उतना ही होल कॉन्सेंट्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी इसमें क्या रहती है, बराबर होती है। मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर उतने होल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है बात, ये बात अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। तो देखो, अच्छा मैं आपको ये भी समझा रहा था कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जो होल्स इसमें बनते हैं, उनका नंबर प्रैक्टिकली काफी कम है। दिखने में लग रहा है कि 10 की पावर 16 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इनसे जो करंट हमें मिलता है वो बहुत कम करंट मिलता है, और इनसे जो मिलने वाला करंट है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, उसका यूज अपन किसी प्रैक्टिकल डिवाइस को बनाने में काम में नहीं ले सकते। तो अपने को उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी थी। अब कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक तरीका तो है मेरे पास टेम्परेचर को बढ़ाना। एक तरीका तो क्या है मेरे पास, टेम्परेचर को बढ़ाना। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ आप। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अरे मेल्ट वेल्ट तो बाद में होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक बढ़ाएंगे तब मेल्ट होगा ना। एक जनरल वे में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ आप। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अगर ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। जैसे 10 की पावर 12 में अगर एक फ्री हो रहा है, हो सकता है 10 की पावर 12 में 10 फ्री हो जाए, 5 फ्री हो जाए, 50 फ्री हो जाए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले नंबर का बढ़ जाए, मतलब फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अपने पास एक और तरीका होता है कंडक्टिविटी बढ़ाने का, और वो तरीका है डोपिंग। क्या है, और डोपिंग के अंदर क्या किया जाता है मैं आपको बता दूं कि जो सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं, अच्छा जब तक आप इसमें डोपिंग नहीं कर रहे ना तब तक आप इसको बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हो बेटा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी कम होती है, और इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड इंप्योरिटी एटम्स को ऐड कर देते हैं। अब जो सिलेक्टेड इंप्योरिटी एटम्स हैं उसमें हमारे पास में दो चॉइस होती है। देखो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये दोनों 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको इनमें इंप्योरिटी मिलानी है तो आपके पास में दो चॉइस होती है, या तो आप इसमें 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दो, या फिर आप इसमें 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दो। 13 ग्रुप की जो इंप्योरिटी होती है, 13 ग्रुप के जो एटम्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट एटम्स। क्या बोलते हैं, और कौन कौन से एटम 13 ग्रुप में आते बताना। बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बोलो, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, और थेलियम हो गया। ये सब किस में आते हैं, 13 ग्रुप में। अच्छा 15 ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इनको पेंटावेलेंट एटम बोलते हैं। बताओ कौन कौन से एटम पेंटावेलेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बोलो ये क्या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना। तो देखो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों 14 ग्रुप के एलिमेंट है, और कंडक्टिविटी इनकी काफी कम होती है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की, प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल की कंडक्टिविटी काफी कम होती है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इनमें या तो 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं या फिर 15 ग्रुप की इंप्योरिटी को मिला देते हैं। ठीक है, अगर आप 13 ग्रुप की इंप्योरिटी को मिलाते हो, जैसे आपने बोरोन मिला दिया या मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो जब आप ये 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हो तो 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लाखों गुना कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इनकी बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है, 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो याद रखना जब जब आप 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करोगे तो जो बनने वाला सेमीकंडक्टर होगा उसका नाम रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा अगर आपने 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाई तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा आप उसको बोलोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोल दोगे आप, तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि 13 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाना है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि आपको 15 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड करना है। बोला मामला क्लियर है। अच्छा और ये इंप्योरिटी कब ऐड करी जाती है, क्रिस्टल बनने के बाद ऐड नहीं करते, जिस समय क्रिस्टल बना रहे होते हैं उसी समय पर इंप्योरिटी को ऐड करना होता है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इंप्योरिटी ऐड की जाती है। मामला क्लियर है। अच्छा जैसे मान लेते हैं अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब अपने को कौन सी इंप्योरिटी मिलानी है, 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलानी है। अब 15 ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब ऑप्शन 15 ग्रुप के ना। कोई सा भी एक एटम ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैंने फास्फोरस लिया, क्या ले लिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा जिस समय सिलिकॉन का क्रिस्टल बन रहा होगा उस समय पर उस क्रिस्टल के अंदर कुछ फास्फोरस के एटम भी मिला देंगे। तो फास्फोरस के एटम मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है। अब जैसे इसको भी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो मैंने फास्फोरस इंप्योरिटी मिलाई उस फास्फोरस इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन है 10 की पावर 6 रेशियो 1।
मैंने जिस समय पर क्रिस्टल बन रहा था उस समय पर 10⁶ में फॉस्फोरस की इंप्योरिटी मिला दी मैंने। 10⁶ का मतलब क्या हुआ पहले तो बताओ। 10⁶ में अगर आपने डोपिंग करी है, 10⁶ में अगर आपने इंप्योरिटी मिलाई है, इसका मतलब ये हुआ कि 10⁶ सिलिकॉन एटम में 1 फॉस्फोरस एटम मिला दिया आपने। आपने 10⁶ सिलिकॉन एटम में कितने फॉस्फोरस एटम मिला दिए? एक एटम फॉस्फोरस का आपने मिला दिया, और इस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इस डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। 10⁶ का मतलब मिलियन होता है ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया है कि 1 मिलियन सिलिकॉन के बीच में एक फॉस्फोरस मिलाया है, तो अपन बोलेंगे कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1 ppm है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अच्छा, डोपिंग ये सब चीजें न्यूमेरिकल में काम में लेने वाला हूं मैं आगे जाके। अच्छा, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 ppm है, इसका मतलब ये हो गया आपने 10⁶ सिलिकॉन एटम के अंदर एक फॉस्फोरस एटम को एज ए डोपिंग मिलाया। बोला मामला क्लियर? तो 10⁶ में मान लीजिए कि मैंने डोपिंग कर दी। अब एक बात आप मेरे को बताइए, ध्यान से समझना, अगर आपने डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन 10⁶ बनाकर रखा है, इसका मतलब हो गया कि 10⁶ सिलिकॉन में एक एटम फॉस्फोरस का आपने मिला दिया। आपके पास कितने एटम फॉस्फोरस के हैं? 10⁻28 एटम फॉस्फोरस के हैं। तो आप बताइए आपने कितने फॉस्फोरस मिलाए होंगे? 10⁻22 फॉस्फोरस आपने इस क्रिस्टल के अंदर मिलाए होंगे। आपके पास जो सिलिकॉन के एटम थे वो 10⁻28 थे, और आपने जो डोपिंग करी है, जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन आपने रखी है वो 10⁶ रखी है। मतलब आपने यहाँ पर क्या किया कि 10⁶ सिलिकॉन के अंदर आपने एक फॉस्फोरस मिलाया है, और आपके पास 10⁻28 सिलिकॉन है। तो बताओ इनमें कितने फॉस्फोरस आपने मिला दिए होंगे? तो 1/10⁶ इंटू 10⁻28, तो आपने 10⁻22 फॉस्फोरस यहाँ पर मिलाए होंगे। कितने फॉस्फोरस? तो इस क्रिस्टल में 10⁻22 फॉस्फोरस आपने मिला दिए। मामला क्लियर है? अब ध्यान से देखना, जब आप इस क्रिस्टल में फॉस्फोरस ऐड करेंगे, आप जब इस क्रिस्टल में फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस ऐड करने से क्या होने वाला है मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अच्छा, सिंपल सी बात है, जब आपने क्रिस्टल में फॉस्फोरस ऐड किया होगा तो इस क्रिस्टल में कुछ एटम फॉस्फोरस के भी मिलेंगे कि सारे सिलिकॉन के मिलेंगे? अच्छा, कहां पर मिलेगा फॉस्फोरस एटम? कहीं भी मिल सकता है। चलो मान लो यहां मिल गया। चले इधर देखें आप लोग। तो जैसे मेरे पास मान लो सिलिकॉन क्रिस्टल है ये, इसमें मान लीजिए आपने फॉस्फोरस एटम मिला दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये फॉस्फोरस एटम यहाँ पर है। अच्छा, क्रिस्टल में फॉस्फोरस एटम तो होंगे ना? अच्छा, पूरे क्रिस्टल में कितने एटम है फॉस्फोरस के? अगर पूरे क्रिस्टल में बात करें 10⁻22 एटम किसके हैं? फॉस्फोरस के। तो कहीं पर कुछ एटम फॉस्फोरस के तो दिखाने पड़ेंगे। अब कहाँ दिखाना है ये फिक्स नहीं है। चलो मान लीजिए कि एक एटम मैंने फॉस्फोरस का यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है बात? अच्छा, आप ये बताओ कि फॉस्फोरस क्या है? पेंटावेलेंट एटम है। क्या है फॉस्फोरस? अच्छा, पेंटावेलेंट एटम का मतलब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चले इधर देखो। तुम लोगों का साला पढ़ने की इच्छा नहीं है आज। सही बात तो ये है। अभी भी क्लास के बाहर ही बोल रहे थे मेरे से कुछ बच्चे कि सर आज फंडे करा दो। तो आज पढ़ने की इच्छा नहीं है तुम लोगों की। तो आप सब लोग इधर देखो। तो आप सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुने आप लोग, है ना? देखो कौन बोल क्या रहे हैं। चलो इधर देखिए आप लोग। तो आपके पास ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें आपने फॉस्फोरस एटम मिला दिया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, ध्यान से सुनना आप लोग। अब काम की बात सुन ले, मैं पी लूंगा मेरे हिसाब से जो पीना होगा मेरे को, ठीक है ना? आप लोग इधर देखे सब लोग, बहुत सारे ऑप्शन है, चिंता मत करो। इधर देखो। तो इधर देखें आप लोग। तो इधर देखें आप लोग, इधर फोकस करें। अच्छा चलो, तो अब तुम काम की बात सुन लो पहले, है ना?
वो मैं कर लूंगा जो मेरे को करना है। तुम इधर काम की बात सुन लो पहले, ठीक है? इधर देखें आप लोग। हाँ, क्या ले सकते हैं? स्टेप से ले सकते हैं। हाँ याद है मेरे को, वो कहाँ से ले सकते हैं? अच्छा, पढ़ना नहीं है आप लोगों को आज? अच्छा चलो ईमानदारी की बात बताओ, कितने बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? कितने बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? हाथ खड़े करो ईमानदार से। कितने बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते? जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने अपने मन की बतानी है। कितने बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? हाँ देखिए एक बार, देखो कितने बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। सब पढ़ना चाहते हो तो फिर क्या दिक्कत है? छोड़ो, अब 2-3 बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते। अब 2-5 बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, ये छुटकी भी नहीं पढ़ना चाहती क्या? नहीं पढ़ने में ना। हाँ, कितने बच्चे नहीं पढ़ना चाहते बताओ पहले तुम्हारे को। मैंने गुस्सा किया है कभी तुम पे आज तक? मैंने गुस्सा करा है? कितने बच्चे मानते कि मैंने गुस्सा करा है क्लास में? खड़ी हो तो पहले, खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ, गुस्सा कब करा है मैंने क्लास में? नहीं तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि मैंने गुस्सा करा है कि नहीं करा? नहीं करा ना, बैठ जाओ। चलो, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तूने डाउट पूछा था एक बार, तब गुस्सा किया था मैंने। चल जाए, मतलब जब जब तूने डाउट पूछा है तब तक मैंने गुस्से में बताया। हाँ मतलब ठीक है, मतलब 50 बार पूछा होगा तो एक बार हटा देते कल का, उसके पहले हमेशा। क्या क्या क्या? मतलब गुस्सा करता हूँ मैं? हाँ। अच्छा, मेरे पास ने आज तक कितने बच्चों ने डाउट पूछा? पहले तो हाथ खड़े करो, कितने बच्चों ने डीसी बढ़ाओ। और अब ये बताओ, आप ईमानदारी से बताना, सच है ना, झूठ नहीं बोलना। और इनमें से वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके ऊपर मैंने डीसी पे गुस्सा करा है। कब गुस्सा कर दिया भाई तुम पे डीसी पे? डीसी पे गुस्सा करा था मैंने? चलो ठीक है, तुम लोग इधर देखो आप। चलो अब पढ़ना शुरू करें हम लोग। इसलिए इसलिए तो मैंने ब्रेक, इसलिए तो ब्रेक लिया है मैंने बीच में। आपको क्या लग रहा है, मतलब बातें करने के लिए ब्रेक लिया है तुम लोगों से मैंने? तो इधर काम की बात सुने आप लोग। चले बेहतर फोकस करें आप सब लोग। अब बातें नहीं करनी किसी को भी, और सभी का पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब देखो, आपने क्या करा है? ये क्या निकल गया वहां पे? क्या गिर गया? चलो वो अपना देख लेंगे, तुम इधर देख लो, ठीक है? चलिए इधर देखें आप लोग। हाँ कुछ कह रही? अबे यार ये बोलते फिर उधर मना कर देती। तुम या तो बोला मत करो, या फिर बोलो तो फिर पूरी बात बोल दिया करो कि क्या बोलना चाह रहे थे। अब मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है? आज तक निकाला किसी को क्लास से बाहर? किसको निकाला? उसको कहाँ निकाला क्लास से बाहर मैंने? तेरे को निकाला क्लास से बाहर मैंने कभी? किसको निकाला था? खड़ी हो तो पहले, खड़ी हो।
हाँ खड़ी हो, पहले खड़ी हो, खड़ी तो पहले। क्या मैं पढ़ा लूं अब थोड़ा सा? पढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा? तो अब ध्यान से बात सुन लो मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। देखो अब इधर देखे सब लोग। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, जो सिलिकॉन क्रिस्टल है इसकी कंडक्टिविटी कम है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमने फास्फोरस की डोपिंग कर दी। और फास्फोरस की जो डोपिंग हमने करी है उसका रेशियो रखा है 10⁻⁶:1। तो अपने पास कितने एटम फास्फोरस के थे क्रिस्टल में? 10⁻28 मान लो। पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं ना। तो अपने पास क्रिस्टल में कितने एटम थे सिलिकॉन के? 10⁻28। और आपने अगर 10⁻6:1 में अगर डोपिंग करी है, इसका मतलब है कि आपने 10⁻22 एटम फास्फोरस के इसमें ऐड कर दी। ठीक है। तो जब ये क्रिस्टल बनेगा तो इस क्रिस्टल में कुछ जगह आपको फास्फोरस के एटम भी दिखेंगे। अब वो फास्फोरस के एटम कहीं भी दिख सकते हैं। मान लेते हैं कि चलो इस क्रिस्टल में यहाँ पर फास्फोरस का एटम, इस क्रिस्टल में मान लीजिए कि इस जगह पर फास्फोरस का एटम है। अब फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट एटम होता है। कैसा एटम है ये? अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस क्रिस्टल में ये क्या करने वाला है कि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन को तो अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर कर लेगा, और 5 में से जब 4 इलेक्ट्रॉन को अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर कर लेगा तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेगा। ठीक है। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर कर लेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये यहाँ पर कर लेगा। अब इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के किसी बॉन्ड का पार्ट है क्या? इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में काम में लिया? 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने के काम में लिया। इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है। आपको पता नहीं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन नहीं होता, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से करंट का फ्लो नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो बॉन्डेड नहीं है, वही करंट फ्लो करा सकता है। ये मामला क्लियर है? तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का यूज तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लिया। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसका यूज किसी बॉन्ड बनाने में ये नहीं कर रहा। और अगर उसका यूज ये बॉन्ड बनाने में नहीं कर रहा तो एक बात बताइए, क्या वो इलेक्ट्रॉन इसे इजीली फ्री कराया जा सकता है? तो फास्फोरस को अगर केवल 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर मिल जाती है, 0.01 से अगर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर उस 5th इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, तो जैसे ही वो इतनी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली फ्री हो जाता है। अच्छा देखो, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड का पार्ट है, और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं है, ज्यादा एनर्जी उनको तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट है, तो वो तो आसानी से फ्री होने वाले नहीं है। लेकिन जो इसके पास 5वां इलेक्ट्रॉन है वो किसी बॉन्ड का पार्ट नहीं है, वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा, तो बड़ी इजीली वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और उसको फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो फास्फोरस क्या करता है, अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पर बहुत इजीली फ्री कर देता है। और कोई भी एटम, आप जानते हैं इस बात को, कोई भी एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम एटम की बात करो, सोडियम एटम जब इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो ये Na+ में बदल जाएगा। अगर कॉपर एटम की बात करें तो कॉपर एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो ये Cu+ में बदल जाएगा। उसी तरह से इस क्रिस्टल के अंदर क्या कर रहा है, जो फास्फोरस है अपना 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है। फास्फोरस क्या कर रहा है, अपना 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है। और फास्फोरस अगर अपना 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है तो बताइए, जैसे ही फास्फोरस अपने 5वां इलेक्ट्रॉन को फ्री किया तो बताइए ये क्या P+ में बदल जाएगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन फ्री करा Na+ में बदलेगा, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करके Cu+ में बदलेगा। तो यहाँ पर फास्फोरस अपना 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है तो ये P+ में बदल जाएगा। और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो फास्फोरस की वजह से फ्री हुआ है। तो ये इस क्रिस्टल में फास्फोरस मिलाने से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। इस फास्फोरस को मिलाने से क्रिस्टल में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है। आपको पता है ना कि होल कब बनता है, जब कोई बॉन्ड के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर आया ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के तोड़ के बाहर आने से यहाँ पर वैकेंसी बनी है, इसलिए यहाँ पर अपन ने होल दिखाया है। अच्छा, ये जो फास्फोरस से जो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने से कोई बॉन्ड टूटा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड का पार्ट था क्या? तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से क्या कोई होल का फॉर्मेशन होगा? तो आपने यहाँ पर क्या किया कि जब आप इसमें फास्फोरस मिलाओगे इस क्रिस्टल के अंदर, इस क्रिस्टल में क्या मिलाओगे, फास्फोरस, तो एक फास्फोरस मिलाने से क्रिस्टल के अंदर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। एक फास्फोरस क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कंडक्शन के लिए, करंट फ्लो करने के लिए डोनेट कर रहा है। इसलिए जो पेंटावैलेंट पर इंप्योरिटी मिलाते हैं ना, इन इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोनर इंप्योरिटीज। डोनर इंप्योरिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंप्योरिटीज क्या करती है, क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती है। एक एटम मिलाने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और आप सोच के देखो, आपने यहाँ पर कितने एटम फास्फोरस के मिला रखे हैं?
10 की पावर 22 एटम आपने फास्फोरस के मिला रखे हैं इस पूरे क्रिस्टल में। अभी तो मैं एक एटम के लिए समझा रहा हूँ, अब इमेजिन करके देखो, अगर आपने 10 की पावर 22 एटम अगर फास्फोरस के मिला दिए ना, तो कितने एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? क्या 10 की पावर 22 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? अच्छा, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री थे? 10 की पावर 16। 10 की पावर 16 तो पहले से ही थे, बिना फास्फोरस के मिलाने पर भी 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन तो फ्री क्रिस्टल में थे। आपने जो फास्फोरस मिलाया, उस फास्फोरस के मिलाने से 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन और आगे फ्री। यस और नो? तो अगर मैं टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर फास्फोरस ऐड करने के बाद देखूंगा तो 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16, बताओ 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 प्लस 10। अबे जहां तुम जोड़ना है वहां मल्टीप्लाई करते हो, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां तुम जोड़ते हो। अबे मैथ्स तो सही कर लो पहले अपनी। 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16 बराबर 10 की पावर 38। वेरी गुड। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर 6। 10,000 और 100 को जोड़ने पर 10 लाख हो जाता है। यही मतलब तुम्हारे आंसर तो देखो, इसके पहले वाला आंसर भी ऐसा है तो और अभी वाला आंसर भी ऐसा ही है। अबे नालायक, इधर देखो तुम लोग। तो 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16 कॉमन ले लो, 10 की पावर 22, 1 प्लस 10 की पावर -6, 10 की पावर 22, 1 प्लस 0.0000001, हटा दो इसको, नियरली 10 की पावर 22। देखो आप लोग समझे? अब 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16 मिलाकर 10 की पावर 22 ही लिखे जाएंगे अप्रोक्स में। समझ गए बात को? जैसे 1 लाख प्लस 1 को जोड़ने पर लगभग 1 लाख लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह का मामला है। तो 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16 को जोड़ने पर 10 की पावर 22 लिखना है अपने को इसको, क्योंकि 10 की पावर 16 इसके सामने 10 लाख गुना छोटा है। कितना छोटा है? 10 लाख टाइम छोटा है, और 10 लाख टाइम छोटे नंबर को इग्नोर किया जा सकता है इतने बड़े नंबर के सामने। अकेला इसको इग्नोर नहीं कर रहा, इन दोनों को जोड़ में इसको इग्नोर कर रहा हूँ। समझ गए क्या बात को? तो इधर देखो ध्यान से सुनो, अब प्रैक्टिकल डेटा समझो तो मैं आपको यहाँ पर हो क्या रहा है। आपके पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल था जिसमें कितने एटम थे? 10 की पावर 28। यस और नो? और रूम टेम्परेचर पर आपको पता है कि 10 की पावर 12 एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो एक होल भी बन गया। तो रूम टेम्परेचर पर आपके पास जो क्रिस्टल है उसमें 10 की पावर 16 तो इलेक्ट्रॉन्स और 10 की पावर 16 होल्स है, और वो दोनों मिलकर इस क्रिस्टल में करंट फ्लो करवा रहे होंगे। 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स और 10 की पावर 16 होल्स मिलकर इस क्रिस्टल में करंट फ्लो करा रहे हैं, लेकिन इस क्रिस्टल से जो मिलने वाला करंट है वो बहुत कम होता है। इससे अपन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन इस पर डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग करने के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें फास्फोरस लिया है, और आप जानते हैं कि फास्फोरस एक पेंटावैलेंट एटम है। तो फास्फोरस के जो आउटर शेल के 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले लेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो में पार्ट लेंगे नहीं। लेकिन जो फास्फोरस के पास 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया है, क्या बताइए वो इलेक्ट्रॉन क्या किसी बॉन्ड का पार्ट है क्या? और वो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड का पार्ट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाएगा। तो क्यों उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो फास्फोरस एटम क्या करता है, अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्री कर देता है, और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री करके ये खुद पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। तो फास्फोरस पॉजिटिव आयन में बदल गया। फास्फोरस किस में बदल गया? और इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फास्फोरस को मिलाने से एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ रहा है, और आपने जो डोपिंग यहाँ पर करी है वो 10 की पावर 6:1 में करी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10 की पावर 28 सिलिकॉन एटम है तो आपने 10 की पावर 22 फास्फोरस एटम मिला दी, और एक एटम फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके दे रहा है। तो 10 की पावर 22 एटम आपने फास्फोरस के मिलाएंगे ना, तो 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन फ्री करके मिल जाएंगे आपको। अब 10 की पावर 22 तो मिल गया फास्फोरस के मिलाने से, और 10 की पावर 16 पहले से आपके पास क्रिस्टल में थे। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 16, इन दोनों का सम 10 की पावर 22 ही होता है। तो बताइए इस क्रिस्टल में क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया? 10 की पावर 16 से सीधा 10 की पावर 22 पहुंच गया, 10 लाख गुना बढ़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। कितना गुना बढ़ गया? तो आप ही बताइए क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, फास्फोरस के मिलाने से क्या होल्स का नंबर बढ़ा है क्या? होल्स का नंबर नहीं बढ़ा, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही बढ़ा है। अच्छा बताइए, प्योर सेमीकंडक्टर में तो मैं क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का नंबर बराबर होता है। इंप्योरिटी मिलाने के पहले, डोपिंग करने के पहले बताइए इलेक्ट्रॉन होल्स का नंबर क्या बराबर था क्या? डोपिंग करने के पहले अगर 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 10 की पावर 16 होल्स थे। डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा लेकिन होल्स का नंबर नहीं बढ़ा। तो आप ये बताइए, डोपिंग करने के बाद ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा इसको आप एन टाइप सेमीकंडक्टर तो बोल रहे हैं, लेकिन इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन बराबर है? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से कम है।
इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन होल की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? तो अपन ने बोल देंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करंट फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, होल्स का नंबर कम है। तो जिनका नंबर ज्यादा उनको अपन मेजॉरिटी बोलेंगे, जिनका नंबर कम है उनको माइनॉरिटी बोलेंगे। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, बताइए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। अच्छा, जब अपन नेट करंट अपन लिखते हैं ना किसी सेमीकंडक्टर में, तो नेट करंट होती है इलेक्ट्रॉन की करंट प्लस होल की करंट। और आपको पता है करंट इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे, करंट होल भी फ्लो करेंगे, लेकिन होल का नंबर इलेक्ट्रॉन से बहुत कम है ना, तो होल की करंट को क्या नेगलेक्ट माना जा सकता है? तो अपन ने बोलेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। होल के करंट भी करंट फ्लो होता है, लेकिन अपन होल की करंट को इलेक्ट्रॉन की करंट के सामने इग्नोर मार सकते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो मेनली कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करते हैं। वैसे तो होल इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की करंट अगर कंपेयर करेंगे ना एन टाइप में, तो होल की करंट नेग्लिजिबल रहती है क्योंकि नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन्स की करंट ज्यादा है क्योंकि नंबर ज्यादा है। तो अपन ये बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर? इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, एक और बात देखो, जब अपन डोपिंग करते हैं ना, तो डोपिंग करने से क्रिस्टल के चार्ज पर कोई असर नहीं आता, क्रिस्टल का चार्ज चेंज नहीं होता। आपने जब फास्फोरस मिलाया ना, तो फास्फोरस के मिलाने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखो कि फास्फोरस खुद पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फास्फोरस मिलाने से नेगेटिव चार्ज अगर क्रिस्टल में बना है, तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिस्टल में बना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फास्फोरस खुद क्या है? पॉजिटिव। और दोनों का चार्ज क्या बराबर है? तो बोलो नेट चार्ज क्या है क्रिस्टल का? 0। तो डोपिंग करने से क्रिस्टल के चार्ज में कोई असर आता है क्या? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? न्यूट्रल है। नेट चार्ज क्या है? 0। नहीं, बच्चों के दिमाग में रहता है सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होल से ज्यादा है तो नेट चार्ज नेगेटिव होगा ना। आप ये भी तो देखो इलेक्ट्रॉन फ्री करने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो नेट चार्ज क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल का नेट चार्ज भी कितना है? 0। तो डोपिंग करने से क्रिस्टल के चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर जो आप इम्प्योरिटी मिला रहे हो, ये इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है ना, इसलिए आप इसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डोनर इम्प्योरिटी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से बनता है उसको जरा ध्यान से देखना समझना आप एक बार, है ना। एनर्जी डायग्राम किस तरह से बनता है? अच्छा देखो, पिछली क्लास में जो एनर्जी डायग्राम अपन ने बनाया था सेमीकंडक्टर्स के लिए, उसमें मैं क्या करता था, एक वैलेंस बैंड बनाया करता था, ये वैलेंस बैंड बन गया, और यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड बनाया करता था, ये कंडक्शन बैंड बन गया। बोलो क्लियर है? अच्छा, वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं। अभी कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला रहा, इम्प्योरिटी की बात ये भी नहीं कर रहा हूं मैं ना। तो वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रखे हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी ना, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी मिलने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्री हो जाना। और बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन को कहाँ दिखाते हैं आप? कंडक्शन बैंड में। तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में दिखा देंगे। और आपको पता है कि वैलेंस बैंड के अंदर जो वैकेंसी बनेगी उसको अपन होल बताते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनको कंडक्शन बैंड में दिखा दिया, और वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी बनी उसको आपने होल की तरह दिखा दिया। क्लियर है मामला? अच्छा, ये तो भी प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब अपन इसमें फास्फोरस मिलाने के बाद जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा उस पर अपन बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना और समझना आप लोग। कल अच्छा, कल एलएन कंप्लीट ऑफ है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले छुट्टी नहीं मिली। चलो, अब काम की बात सुने आप लोग। तो हाँ, मैं आपसे समझा रहा था कि ये जो मैंने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, ये तो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बनाया। अब आपने जब इसमें फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस मिला के जब आपने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, अब उसका एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से बनेगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना आप लोग, सब लोग, है ना, पूरा फोकस इधर रखना आप लोग। अच्छा, आप जब इसमें फास्फोरस मिलाओगे ना, तो देखो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या बना रखे हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो बोलो उसका एनर्जी लेवल क्या वैलेंस बैंड के जैसा है कि कंडक्शन बैंड के जैसा? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड है? तो उन 4 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल तो बोलो किसके जैसा होगा? वैलेंस बैंड के जैसा होगा। तो वैलेंस बैंड के जैसा होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल तो वैलेंस बैंड के जैसा होगा। अब एक बात बताना,
जो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है, किसका? फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, बताइए वो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या किसी बॉन्ड का पार्ट है क्या? उस 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पार्ट नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से फ्री हो रहा है? 5वां इलेक्ट्रॉन क्या बहुत इजीली फ्री हो रहा है ना? और जो इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जैसा होगा। आप सोचो ना, कंडक्शन बैंड में आप कौन से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन भी क्या बोल ऑलमोस्ट फ्री तो है ना? तो फास्फोरस का जब 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाओगे तो आप ये बताइए उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास दिखाओगे कंडक्शन बैंड के पास? कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट फ्री है ना, वो बॉन्ड का पार्ट थोड़ी है। फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट क्या है? फ्री। और ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लेवल आप कहां दिखाना है बेटा? कंडक्शन बैंड के जस्ट पास में दिखाना है। तो कंडक्शन बैंड के जस्ट पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये जो एनर्जी लेवल अपन ने दिखाया है, इस एनर्जी लेवल को अपन बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? डोनर इम्प्योरिटी लेवल। मतलब जो फास्फोरस आपने मिलाया है, जो डोनर इम्प्योरिटी आपने मिलाई है, उसके 5वें इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्ड एनर्जी लेवल हो गया। क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिलते हुए वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? फ्री कर देगा। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जैसे ही फास्फोरस इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री करके फास्फोरस पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। तो देखो, आपको क्या करना है कि फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल बताना है वो कंडक्शन बैंड के पास बताना है। क्यों बताना है, इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है कि ऑलमोस्ट फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां दिखाते हो आप? कंडक्शन बैंड क्या दिखाते हो? तो फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जस्ट कंडक्शन बैंड के पास दिखाना है आपको, ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए। क्या मामला क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछ लो, कोई सवाल है तो पूछो। हाँ बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो वैलेंस बैंड में आती है, या अगर मैं बॉन्ड की टर्म में समझाऊं अगर आपको, या वैलेंस बैंड की टर्म में समझाऊं, दोनों में समझा देता हूं। अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड में बनी हुई वैकेंसी को होल बोलते हैं, या जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में बनने वाली वैकेंसी को होल बोलते हैं। हाँ, वो बाउंडेड कहाँ था? वो तो फ्री था ऑलमोस्ट। उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ कर रखा था? तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रखा है तो आप उसको वैलेंस बैंड में कैसे दिखा सकते हो? वैलेंस बैंड में तो वो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डेड है क्या? 4 बॉन्डेड है। अगर उन 4 में से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है ना, तो आप होल बनाओगे। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है उसके कारण होल थोड़ी बन रहा है, उसकी वजह से तो पॉजिटिव आयन बन रहा है ना। पॉजिटिव आयन दिखा दिया देखो मैंने। होल का मतलब होता है कि जब किसी बॉन्ड को टूटने से होल बनता है। फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कोई होल नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं टूटा फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होने से। क्लियर है बात? कोई डाउट और किसी का मन में? जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो होल्स में नहीं जा रहे हैं, मतलब कैसे जाएगा ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। होल्स यहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। हाँ, कुछ क्या? फोरबिडन एनर्जी गैप से देखे तो फोरबिडन एनर्जी गैप तो ये हो गया ना। फोरबिडन एनर्जी गैप का मतलब याद है क्या होता है? सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए दी गई एनर्जी। तो सिलिकॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे ना, तो सिलिकॉन के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप तो हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में 1.1 थोड़ी लग रही है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में लग रही है। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बॉन्डेड है। उनको अगर फ्री करना है तो 1.1 चाहिए, और वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डेड है क्या? तो उसको फ्री करने में 1.1 लगेगी या केवल 0.01 लगेगी? क्लियर हुई बात? और कोई डाउट किसी के? चलो लिखना शुरू करें। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम के अलावा कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ डायग्राम बनाना है आपको अभी। ये डायग्राम बनाओ फटाफट से। क्या बन गया डायग्राम? चलो अब लिख लो इसके नीचे।
सर ये तो पिछली क्लास में बन गया डायग्राम तो है ना, पिछली क्लास तक फॉस्फोरस नहीं आया था डायग्राम। हाँ, कौन बोला ये बंगाली ना, कौन बोला? अच्छा मैं बोला था क्या? नहीं यही बोलती है हर बार, यही बोलती है ना, यही बोलती है ना। अबे तुम दोनों ही मिलके बोलते हो। अच्छा मतलब सब इसके कान में बोलते और ये मेरे से बोलती है। छुटकी तो आजकल कुछ बोलती नहीं, चुपचाप रहती है। तो कहाँ बोलती तो आजकल ज्यादा, ये ज्यादा बोलती तेरे से ज्यादा, तो ये बोलती। हाँ वो तो मेरे से नहीं बोलती, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, आपस में ज्यादा बातें करती रहती है। कल तो तू उधर बैठी थी ना पीछे, आज आगे कैसे बैठ गई? जगह तो कल भी थी यहाँ पे बैठने की, और इतनी जगह थी। हाँ पर कल का मतलब ये होता है कि मेरी आखिरी क्लास, मतलब पिछली जो क्लास हुई ना मैं उसको कल ही बोलता हूँ। यस, ये डायग्राम, ये फूल पूरा तो बनाओ ढंग से। ये देखो नीचे तो लाइनें बनाई नहीं आप लोगों ने। पूरा नहीं बना अभी तक, बना पूरा उसको। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से बनाते रहना, मैं बोल देता हूँ, वो लिख लो आप पहले तो। वेरी गुड, लिखो आप। पढ़ने का तो वैसे भी मन नहीं है तुम लोगों का आज। लिखो। लिखें आप। व्हेन सिलिकॉन क्रिस्टल, अरे बातें नहीं करना, चुप हो जाओ बिल्कुल। चुपचाप से लिखो। व्हेन सिलिकॉन क्रिस्टल, व्हेन सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद pentavalent impurity, when silicon crystal is doped with pentavalent impurity, silicon crystal is doped with pentavalent impurity, then four valence electrons, four valence electrons take part, four valence electron take part in covalent bond formation, four valence electrons take part in covalent bond formation with neighboring silicon atoms, with neighboring silicon atoms, and fifth electron is loosely bound, fifth electron is loosely bound। तो लिखा ही नहीं रही है कहाँ तक? अबे इसके पहले वाला कहाँ लिखा है ये तो बता पहले मेरे को, इसके पहले वाला कहाँ लिखा? एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड। आगे लिखेंगे इसमें, इट रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बिकम फ्री, it require very small amount of energy to become free, it require very small amount of energy to become free, at room temperature, at room temperature this fifth electron, at room temperature this fifth electron easily excited into conduction band, this fifth electron easily excited into conduction band and each impurity atom contribute
1 free electron. Each impurity atom contribute 1 free electron. So pentavalent impurities. So pentavalent impurities are also known as donor impurity. Pentavalent impurities are also known as donor impurity. हो गया? ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखें. ठीक है, चलो बहुत है. पी टाइप लिख लो. तो तुम्हें तो कह रहे हो कि लिखना नहीं चाह रहे हो, तो मैं क्यों जबरदस्ती लिखाऊं? तुम्हें तो बोला अरे यार मतलब नहीं लिखना चाहता हूँ. कम लिखना है तो ऐसे बोल दो, मैं कम लिखवा दूंगा. चलो अगला पॉइंट लिखो आप लोग. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर electrons are majority charge carriers. Electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. Holes are minority charge carriers. ठीक है, और इसी पॉइंट के अंदर ये इस तरह से लिख दो, Ne is very very greater than NH. समझ जाएंगे आप इसका मतलब. Ne मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और NH का मतलब होल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में. नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख दें. करंट फ्लो mainly due to free electrons. Current flow mainly due to free electrons. Current flow mainly due to free electrons. अच्छा, इसमें I को अपन IE प्लस IS लिखने की जरूरत है क्या? I को वैसे तो IE प्लस IS लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर I को नियरली इक्वल्स टू IE लिख के काम चला लेंगे. IS को अपन इग्नोर मार देंगे इसके अंदर. होल का करंट कम है ना, क्योंकि नंबर कम है, इसलिए अपन बोलेंगे कि करंट का फ्लो मेनली इलेक्ट्रॉन से करते हैं. होल का करंट होता तो है बट वो नेग्लिजिबल होता है, कंसिडर नहीं करते अपन उसको. क्लियर है बात? अच्छा, एक और बात है यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर. अच्छा, एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना. अच्छा, आपने यहाँ पर मीटर क्यूब में कितने फॉस्फोरस मिला रखे? 10 की पावर 22. ये नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन पर मीटर क्यूब है. अरे यही है ना? अच्छा, तो फॉस्फोरस क्या होता है? डोनर एटम होता है ना. तो डोनर एटम की कॉन्सेंट्रेशन को अपन एनडी से दिखाते हैं. एनडी मींस डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन. और डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब. ये डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन हो गई भाई. डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 की पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब. डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन है. क्लियर है बात? अब ध्यान से सुन लेना. अब डोनर एटम मिलाने के बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ, तो 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं आपके पास इम्प्योरिटी मिलाने से, और 10 की पावर 16 आपके पास पहले से ही थे. तो टोटल कितने हो गए? 10 की पावर 22. तो बोलो, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर 22 और डोनर की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर 22. इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या नियरली मैं डोनर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिख सकता हूँ? एनी को किसके बराबर लिख सकता हूँ? एनडी के बराबर लिख सकता हूँ. तो याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे अपने पॉइंट्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन को डोनर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिखा जा सकता है. क्लियर है बात? और कैसे लिखा समझा दिया मैंने आपको पूरा. तो लिखिए आप लोग, लिखें फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नियरली इक्वल्स टू donor atom concentration. Free electron concentration is nearly equals to donor atom concentration. और इसमें इस पॉइंट के साथ ये लिख देना मैथमेटिकली, एनी नियरली किसके बराबर है बेटा? एनडी के बराबर. और इनके मीनिंग भी लिख देना. ये एनडी क्या बताता है आपको? डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन. एनडी बता रहा है डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन को, और एनई बता रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को. एनडी का मतलब डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन और एनई का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है बात? अच्छा, और एक बात बताओ,
क्या डोपिंग करने से क्रिस्टल का चार्ज चेंज हो रहा है क्या? क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना कि चार्ज आ गया? अच्छा, पेंटावलेंट इंप्योरिटी करने से नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया ना, देखो ना, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से पॉजिटिव आयन भी तो बन रहा है ना, तो चार्ज कोई चेंज नहीं हो रहा क्रिस्टल का। क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना। तो लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और ये लिखने के बाद में ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो आखिरी पॉइंट में। ये लिख के एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो बस आपको। ये लिखो और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ फटाफट से। बन गया ना, वेरी गुड। उसके बाद में पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद में लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे क्या होगा? वैसे पता है अब मैं क्या करूं, तुम लोगों का किस्मत ऐसा है, अभी मेरे आखिरी क्लास जिस बेच में है ना, अभी इसके बाद जिस बेच में मेरी क्लास है 7:15 तक की क्लास है ना, मैं 6:45 पे छोड़ने वाला हूँ उस बेच को आज, मेरी मर्जी। हाँ, अगर आपके बेच में मेरी थर्ड क्लास होती ना तो मैं आपके बेच को 6:45 पे छोड़ता आज। अगर आज होती तो रियली छोड़ता मैं, मेरे को जल्दी फ्री होना है इसलिए। नहीं नहीं, मेरी क्लास एक्चुअली में चेंज हुई है। एक सर ने जो उनकी 3rd नंबर की क्लास थी ना आपके बेच में, उन्होंने क्लास चेंज करी, इसलिए आपके बेच में 2nd आई। पता नहीं मेरे को भी क्या थी, चलो जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। फ्री टाइप, अच्छा वेरी गुड, फ्री टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, अबे नालायक हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ कल से? 2 तरह के सेमीकंडक्टर है, एन टाइप और फ्री टाइप। हाँ, पी टाइप है ना, पी टाइप। अबे चार्जर की बात नहीं कर रहा, सी टाइप चार्जर की बात है। सच में ध्यान नहीं है तुम लोगों का पढ़ने का तो यार आज। ठीक है, लिखो भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब सब लोग इधर देख लो, वापस बोर्ड पे देखो सब लोग। अरे तैयार है क्या सब लोग? इधर देखो सब लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अच्छा बताओ सबसे पहला सवाल तो, पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कब होता है? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी किसमें मिलाते हो? प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हो ना। तो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो उसको वापस से प्योर सेमीकंडक्टर बना दो। सारे टर्म इसमें सिलिकॉन के दिखा दो पहले तो। देखो ये वापस से प्योर सेमीकंडक्टर बन गया अपने पास। बोलो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया? ये प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। सारे एटम इसमें सिलिकॉन के दिख रहे हैं ना आपको। वापस से वही कहानी आ गई इसके अंदर फिर से। इधर देखो आप लोग, फिर से वही कहानी रिपीट हो गई। इसके यूनिट वॉल्यूम में 10 की पावर 28 एटम्स है, और रूम टेम्परेचर पर आपने क्रिस्टल को रखा हुआ है, तो 10 की पावर 12 एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो 10 की पावर 28 एटम्स हैं, तो इसमें 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्री और 10 की पावर 16 होल्स भी इसके अंदर बने हुए हैं। कंडक्टिविटी कम है, डोपिंग करनी है, और डोपिंग करने के लिए अब की बार मैंने इसमें ट्राईवेलेंट एटम्स को मिलाना है। अब ट्राईवेलेंट एटम में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब ऑप्शन मेरे पास है। एग्जांपल मान लो कि मैंने एल्यूमिनियम का लिया, सपोज किसका लिया, तो अब की बार मैं इसमें एल्यूमिनियम मिला रहा हूँ, और फिर से एल्यूमिनियम मिलाने के लिए मैं रेशो वही रख रहा हूँ 10 की पावर 6:1 का। तो अब की बार मैंने क्या करा, इसमें 10 की पावर 6:1 में एल्यूमिनियम मिला दिया मैंने,
मतलब 10 की पावर 6 सिलिकॉन में 1 एल्यूमिनियम ऐड करा मैंने, तो आप बता सकते कितने एल्यूमिनियम ऐड हुए होंगे? वही वापस 10 की पावर 22 एल्यूमिनियम ऐड हो रहा है। तो जब ये क्रिस्टल बनेगा ना, तो इस क्रिस्टल में आपको 10 की पावर 22 एल्यूमिनियम भी मिलेंगे। अब वो एल्यूमिनियम कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो एल्यूमिनियम सपोज है कि यहाँ पर। अब ये एल्यूमिनियम के मिलाने से क्या होगा, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस क्रिस्टल में। तो इस क्रिस्टल में कुछ जगह एल्यूमिनियम एटम भी मिलेंगे, जैसे मान लो एक एल्यूमिनियम एटम यहाँ पर है। अब क्या होगा इस एल्यूमिनियम को मिलाने से, ध्यान से सुनना। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट एटम होता है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने से, जैसे मान लो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बन जाएगा, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर होकर भी बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, बट एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब तक एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। याद है आपको? तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, लेकिन चौथा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास शेयर करने के लिए। बॉन्ड कहां से बनेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से बॉन्ड बनेगा। तो एल्यूमिनियम क्या करता है इस क्रिस्टल में? एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन की कमी अपने नेबरिंग एटम से कर लेता है। अपना एल्यूमिनियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को नेबरिंग एटम से पूरा करता है। जैसे एल्यूमिनियम ने मान लो इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, सपोज करो इसका एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में कैप्चर कर लिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम कैप्चर करेगा, एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज आएगा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या नेगेटिव आयन बन जाता है? लेकिन बताओ, जहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा वहां पर एक वैकेंसी छोड़ देगा। क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से इस क्रिस्टल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई? तो एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया और उस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड तो पूरा कर लिया। तो एल्यूमिनियम का कोवलेंट बॉन्ड तो पूरा हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम के कोवलेंट बॉन्ड पूरा होने के चक्कर में इस क्रिस्टल में क्या जनरेट हो गया? एक एक्स्ट्रा होल यहाँ पर जनरेट हो गया। तो बताइए, क्रिस्टल में क्या एक एक्स्ट्रा होल का जनरेशन हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब आप इस क्रिस्टल में एल्यूमिनियम को ऐड कर रहे हो, तो एक एल्यूमिनियम को ऐड करने से एक एक्स्ट्रा होल का जनरेशन इसने क्रिस्टल में कर दिया। आपने कितने एल्यूमिनियम मिला दिए? 10 की पावर 22। तो 10 की पावर 22 एक्स्ट्रा होल और 10 की पावर 16 होल पहले से। तो बताइए टोटल होल कितने हो गए? 10 की पावर 22। क्या बोलो, होल्स का नंबर क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या? और होल्स का नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो बताइए, ये जो सेमीकंडक्टर बन रहा है, आप इसको बोल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो इम्प्योरिटी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो ना, वो इम्प्योरिटी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का काम कर रही है। इसलिए आप इस इम्प्योरिटी को बोलते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो? देखो, फोस्फोरस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा था, तो डोनर इम्प्योरिटी थी, और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। तो याद रखना, 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी को अपन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, 15 ग्रुप वाली को डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बताइए, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाने से क्रिस्टल में किसका नंबर बढ़ गया? होल्स का। तो बताइए, यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन के इक्वल नंबर में है क्या? होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अपन बोलेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है बात? अच्छा, वैसे तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों हैं, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स भी करेंगे और करंट का फ्लो होल भी करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का करंट बहुत कम होगा क्योंकि नंबर कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो मेनली होल्स के कारण होता है। जैसे अपन एन टाइप में बोल रहे थे ना, करंट का फ्लो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, वैसे पी टाइप में करंट का फ्लो मेनली होल्स के कारण होता है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, उसी तरह से एक बात बताओ, क्या ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से क्रिस्टल का चार्ज बदला गया? क्रिस्टल पहले न्यूट्रल था, क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल ही है। क्रिस्टल के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। ये बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, उसके बाद एक बात और आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझना, कि जैसे अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अपन दिखाएं, एनर्जी लेवल डायग्राम अपन इसका किस तरह से दिखा सकते हैं वो देखना। आपने जब सबसे पहले तो वही प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम दिखा दिया आपने, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम हो गया आपके पास, ठीक है ना? एनर्जी डायग्राम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। इसमें वही वैलेंस बैंड के अंदर वैकेंसी बनेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड की वैकेंसी को आपने होल से दिखा दिया। अब आपने इसमें मिला दिया फॉस्फोरस। क्या मिला दिया? अब एक बात आप मेरे को बताइए, जब आप फॉस्फोरस ऐड करते थे इसमें, तो फॉस्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता था। फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो क्या होता था? फ्री होता था। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल आप बनाते थे, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट पास बनाते थे। यहाँ पर जब आप एल्यूमिनियम मिलाओगे, पी टाइप को बनाने के लिए आप जब क्या मिलाओगे? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है ना।
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके उस इलेक्ट्रॉन को उसने फ्री कर रखा है कि बॉन्ड बनाने के काम में ले रहा है। तो जो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है वो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का पार्ट है। तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास या वैलेंस बैंड के पास? वैलेंस बैंड के पास, क्योंकि एल्यूमिनियम ने जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है। तो आप उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कहां दिखाना है बेटा? वैलेंस बैंड के पास। तो वैलेंस बैंड के पास एक एनर्जी लेवल आपने दिखा दिया, और ये एनर्जी लेवल जो वैलेंस बैंड के आप पास दिखा रहे हो, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। और बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से क्या वैलेंस बैंड में होल्स बन गया ना? और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद कैसा आयन बन गया? नेगेटिव आयन बन गया। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। मामला क्लियर? कोई कंफ्यूजन? दोबारा समझाने की जरूरत? लिखना स्टार्ट करो, फिर पहले डायग्राम बनाओ वहां पे। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज लास्ट पॉइंट इसमें एक और देख लो आप। अच्छा, यहाँ पर आपने एक्सेप्टर कितने मिला है? 10 की पावर 22। तो एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन को Na से लिख दो मैं। एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन बोलो कितनी है? 10 की पावर 22। अच्छा, होल की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है? 10 की पावर 22, नियरली 10 की पावर 22। 10 की पावर 16 प्लस 10 की पावर 22 मिला के 10 की पावर 22 लिख दो। तो लिख सकता हूं कि NH इज इक्वल टू Na। मतलब पी टाइप के अंदर होल की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। जैसे अपन एन टाइप में बोलते थे ना, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन डोनर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, वैसे अपन पी टाइप में बोलेंगे कि होल की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। तो बस ये डायग्राम बनाओ पहले आप, और उसके बाद लिखना शुरू करो। इसमें बन गया? थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने में इतना जो तुम बायो कैसे पढ़ लेते हो फिर यार? तुम्हारे एक्सप्रेशन में बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है मेरे को। एक तो जब तुम अभी ये सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, और जो दूसरे चैप्टर पढ़ा करते थे तुम लोग, मैथमेटिकल चैप्टर चल रहे थे ना पहले तुम्हारे, ये एसी करंट वगैरह ये सब पढ़ते थे ना, जब एक्सप्रेशन थोड़े से अलग रहते हैं तुम्हारे। इसमें तो तुम लोग बहुत आलस कर रहे हो यार। और देखो मेरी बात सुनो, चैप्टर थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, एग्जाम में तो दोनों आ रहे हैं। एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, याद रखना। और थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इसके। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हो जब आप चीजों को क्लास में सुन रहे हो। चीजें अगर याद रहेंगी तभी आप आंसर कर पाओगे थ्योरेटिकल में भी, वरना नहीं हो पाएंगे आंसर। डायग्राम बन गया ना? कोई बात। अब लिखना शुरू करो आप इसमें, लिखना शुरू करो। when silicon crystal when silicon crystal when silicon crystal is doped with trivalent impurity, when silicon crystal is doped with trivalent impurity, trivalent impurity, then they form 3 covalent bond with neighboring silicon atoms. Then they form 3 covalent bonds with neighboring silicon atoms. They form 3 covalent bonds with neighboring silicon atoms. And fourth bond is incomplete. Fourth bond is incomplete because impurity atom does not have fourth electron. Because impurity atom does not have fourth electron. Impurity accept this electron. Impurity accept this electron. Impurity accept this electron from neighboring atoms. Impurity accept this electron. तुम कौन सा वाला एक्सेप्ट लिखे हो बे?
कुछ बच्चों का देख लिया मैंने, ये वाला एक्सेप्ट लिखा है कुछ, ठीक है ना। पहले तो सही लिखो, होश में लिखा आप लोग है ना। तो इम्प्योरिटी एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम and extra hole is created in the crystal. Impurity accept this electron from neighboring atoms. Impurity accept this electron from neighboring atoms and extra hole is created in silicon crystal. Extra hole created in silicon crystal. ठीक है, इसी लाइन में कंटिन्यू करना. Here impurity accept, here impurity accept electrons. So here impurity accept electron. So these are also known as, here impurity accept electron. So these are also known as acceptor impurities. These are also known as acceptor impurity. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, in p-type semiconductor, holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. P-type semiconductor, holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. ठीक है. और इसमें ये लिख दो आप इस तरह से, NH is very very greater than Ne. NH is very very greater than Ne. हो गया ना. नेक्स्ट, current flow mainly due to holes. Current flow mainly due to holes. Current flow mainly due to holes. और I nearly equals to IH. Current flow mainly due to holes. I nearly equals to IH. हो गया. उसके बाद लिखेंगे आप hole concentration is nearly equals to acceptor atom concentration. Holes concentration is nearly equals to acceptor atom concentration. Hole concentration is nearly equals to acceptor atom concentration. क्या लिखोगे आप इसमें बताओ. NH nearly equals to Na. इसमें सिंबल्स का मतलब भी लिख देना. Na का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन. NH का मतलब होल कॉन्सेंट्रेशन. Na का मतलब एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन और Na का मतलब होल, NH का मतलब होल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है ना. चले फिर, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. और लास्ट पॉइंट एनर्जी डायग्राम बना दो. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल और लास्ट पॉइंट में एनर्जी डायग्राम बना दो आप. हो गया. उसके बाद अगला हेडिंग आप लिखेंगे कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स.
कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए अब आप बोर्ड पे देखेंगे एक बार। अच्छा देखो, करंट का फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिसिटी में लिखाया था आपको। करंट का फॉर्मूला I बराबर होता है NaEVD, याद है? करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर NaEVD। VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, A का मतलब वही चार्ज होता है, A का मतलब क्रॉस सेक्शन और N का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बात और समझ लो। अब जब कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वहां पर करंट का फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन ही करते थे ना, तो वहां पर आप N का मतलब लेते थे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप N का मतलब लेते थे। अच्छा, यहाँ पर अपने करंट का फ्लो होल्स भी करवाते हैं। करंट का फ्लो क्या करते हैं? होल्स भी करते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन का करंट लिखोगे ना, तो N की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोगे, और जब आप होल का करंट लिखोगे तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम लोगे। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन का करंट लिखने में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लिखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन लिखना, और होल का करंट जब लिखोगे तो होल कॉन्सेंट्रेशन लिखना। जब न्यूमेरिकल आएगा तब ये बात आपको समझा दूंगा मैं। क्लियर है बात? अच्छा, आएगा ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप J लिखोगे ना, करंट डेंसिटी लिखोगे ना, तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट अपॉन में एरिया। तो करंट अपॉन एरिया करोगे तो बोलो NeVD, बोलो हो गया ना? अच्छा एक बात ये भी देखो, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो VD होता है ना, वो म्यू ई के बराबर होता है। VD म्यू ई के बराबर, म्यू इज द मोबिलिटी। और आपको तो पता है ना कि होल की मोबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, कम होती है क्या? बहुत बढ़िया, होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। अच्छा, J बराबर क्या होता है? सिग्मा ई, ओम्स लो। V बराबर IR होता है ना, वैसे J बराबर सिग्मा ई भी ओम्स लो होता है। क्लियर है? तो देख बेटा, यहाँ पर मैं J की जगह रखने जा रहा हूँ सिग्मा ई, और ये N E, और VD की जगह मैं रखने जा रहा हूँ म्यू ई। E से E काट दो, और E से E काट दोगे तो बोलो सिग्मा बराबर N E म्यू। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब देखो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने लिखवा दिया ताकि याद आ जाए आपको, और नहीं ये कोई नया फॉर्मूला है ना, और ये आपके लिए भी नया फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। सिग्मा का फॉर्मूला इसके पहले ये नहीं देखा आपने, एन ई म्यू देखा क्या आपने? तो सिग्मा का फॉर्मूला याद रखना है। तो कंडक्टिविटी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखेंगे एन ई म्यू। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन रखना है, और होल की कंडक्टिविटी अगर निकालनी है तो होल की कॉन्सेंट्रेशन रखना है। अच्छा, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लिखना है, किसका सिग्मा लिखना है? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का मैं सिग्मा कैसे लिखूंगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी लिखनी है तो बोलो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ni इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई। बोलो, अगर आपसे बोला जाता है कि यार होल की कंडक्टिविटी लिखाई है, तो होल की कंडक्टिविटी भी लिख दोगे क्या? तो होल की कंडक्टिविटी लिखोगे तो बोलो NH, होल की डेंसिटी इंटू ई इंटू म्यू एच। मतलब जैसा कंडक्टिविटी वैसा फॉर्मूला आप यहाँ पर रख देंगे। क्या मामला क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछे तो, रेजिस्टिविटी पूछे तो, रेजिस्टिविटी का मतलब 1 कंडक्टिविटी ना, तो कंडक्टिविटी निकाल के उसका उल्टा कर दो तो 1 में एन ई म्यू। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। क्या इसमें कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा एक बात और आप देख लीजिए, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपने प्योर सेमीकंडक्टर की बात करी थी, फिर अपन ने डोपिंग करके एक बार एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था, और एक बार अपन ने डोपिंग करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था। अब इन तीनों सेमीकंडक्टर के बारे में बात अपन एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में, सॉरी, प्योर सेमीकंडक्टर में बोलो Ni बराबर क्या होता है? Ni बराबर NH होता है। अच्छा, Ni बराबर NH, मैं इस नंबर को Ni बोल देता हूं। इस नंबर को क्या बोल दिया? Ni का मतलब चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन प्योर सेमीकंडक्टर। Ni का मतलब क्या हो गया? चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल्स में अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक प्योर सेमीकंडक्टर का Ni मान लीजिए कि 1000 है, प्योर सेमीकंडक्टर की इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 1000 है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अगर 1000 है, इनसे फैमिलियर हो जाओ पहले आप, वरना न्यूमेरिकल में परेशान होना पड़ेगा इसके लिए फिर आपको। अगर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन अगर 1000 है ना, इसका मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन और 1000 होल्स। समझ के? मैं आपसे बोलूंगा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻16
पर मीटर क्यूब है। बताओ इस डेटा का मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में 2 × 10⁻16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 × 10⁻16 होल्स भी हैं। ये इसका मतलब हो गया। क्या मामला क्लियर है? तो भी Ni का मतलब लिखा दूंगा, Ni इज द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। Ne और Ns तो जानते हैं आप लोग। अच्छा बता बेटा, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। Ne और Ns बराबर होते हैं क्या? फिर क्या Ne Ns से बहुत बड़ा होता है? और पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप के अंदर जो NH होता है वो Ne से बहुत बड़ा होता है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर तो Ne NH से बहुत बड़ा होता है और वहां पर NH Ne से बहुत बड़ा होता है। क्या ये मामला क्लियर है? अच्छा और भी देखो, इसके अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करते हैं। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करते हैं। तो जब आई लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट लिखोगे। अच्छा यहाँ पर करंट का फ्लो मेनली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, अपन होल का करंट नेग्लिजिबल यहाँ पर मान रहे हैं क्योंकि होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में बहुत कम है। और यहाँ पर करंट का फ्लो मेनली होल्स की वजह से होता है। तो आई अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होता है? IH। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है उस कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करते हैं और होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रॉन और होल की कंडक्टिविटी के सम के बराबर लिखा जाता है। अच्छा यहाँ पर कंडक्टिविटी में मेनली कंट्रीब्यूशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। और यहाँ पर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन मेनली होल्स का होता है। बोलो क्लियर है? तो एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ पर सिग्मा ई लिखना हो, इलेक्ट्रॉन का अगर सिग्मा लिखना हो तो बोलो क्या होगा? Ne, बोलो E म्यू ई। बोलो सिग्मा एच को क्या लिखोगे? NHE म्यू एच। अच्छा और Ne और NH को क्या मैं Ni के बराबर लिख दूं? तो यहाँ पर कॉमन आ गया NIE और म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए सिग्मा का फॉर्मूला बन गया आपके पास। बोलो बन गया ना? अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मुझे सिग्मा लिखना है तो बोलो सिग्मा क्या हो जाएगा? NE म्यू ई, यही होगा। और एक बात बताओ, Ne बराबर क्या होता है? ND। Ne बराबर ND होता है प्योर एन टाइप में। Ne बराबर Ni कैसे लिख रहे हो? Ne बराबर Ni तो तुम प्योर में लिख सकते हो, इसमें Ne बराबर ND लिखना है। प्योर में Ne को Ni के बराबर लिख सकते हो। समझ गए बात? तो यहाँ पर बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NDE म्यू ई। ये याद करना है जो मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूँ जिन पर। अच्छा यहाँ पर बोलो सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? NHE और म्यू एच। और NH का मतलब बोलो क्या होता है? Na। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा NaE और म्यू एच। लिख दो बेटा आप इसको, फटाफट लिख दो इसको। कितना टाइम चाहिए? 10 मिनट में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। कर दे क्लास खत्म, छोड़ दो 10 मिनट पहले। ठीक है चलो छोड़ दिया। कितने बजे छोड़ना पड़ेगा? 6:40 पे कब छोड़ना पड़ेगा? क्यों छोड़ना पड़ेगा? तो वो तो मैं अपने मेरे काम इसलिए छोड़ रहा हूँ।